तो जैसे कि आपने नोवेल की लास्ट पीढ़ी के अंदर देखा था कि जियान चला गया था रिट्रीट के अंदर और वहीं पे जो फॉलिंग स्टार पवेलियन होता है वो सभी लोगों के ऊपर हमला करने लगा था, क्योंकि मास्टर जब भी फॉर्म के अंदर आते तो सेंट्रल पेन की माँ की आंख काट डाले थे। और ऐसा इस बार भी होता जब वो प्रोफाउंड सेक्ट के लोगों को भी मारते और साथ ही विंड लाइटिंग पवेलियन और आइस वर्ल्ड वैली के लोगों को भी मारते। इस वजह से वो एक लाइंस को बना लेते हैं। फॉलिंग स्टार पेन की जो टेरिटरी होती है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, इस वजह से उन्हें भी पीछे हटना होता है। और फिर उसके बाद कुछ टाइम तक सेंट्रल पेन के अंदर शांति फैली रहती है, मगर तभी अचानक से एक न्यूज फैलती है। 8 एंशिएंट क्लैन में से जो लिंक क्लैन है वो पूरी तरीके से गायब हो चुका है। उनके रिलम के अंदर कोई भी एक इंसान भी नहीं बचा, सभी के सभी गायब, जिससे उनके चारों तरफ chaos मच जाता है। और जो एंशिएंट क्लैन के लोग होते हैं वो अपने वॉरियर को भेजने लगते हैं लिंक क्लैन के बारे में जांच पड़ताल करने के लिए उसके रिलम के अंदर, मगर उन सभी वॉरियर को वहाँ पे कुछ ही नहीं मिलता है। ऐसा लगता है कि सभी के सभी अचानक से गायब हो चुके हैं। ये सभी बातें जान के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो लिंक क्लैन है वो भले काफी ज्यादा डिक्लाइन कर चुका है, मगर फिर भी सेंट्रल पेन के अंदर कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है जो उसे बिल्कुल भी हल्के में ले ले, क्योंकि वो 8 एंशिएंट क्लैनों में से एक है। इस वजह से वो हमेशा ही टॉप सेक्शनों की लिस्ट में आएगा। इसी रीजन की वजह से गू क्लैन के अंदर भी इतनी पावर नहीं है कि पूरी तरीके से लिंक क्लैन को साफ कर पाए। अगर वो ऐसा कोई भी एक्शन वगैरह लेते तो फिर सभी लोगों को इस बारे में पता चल जाएगा। इसी वजह से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि शायद जो लीक क्लैन है उसने अपने रिलम को शिफ्ट कर दिया है, मतलब वो अपने सभी लोगों को लेकर किसी और रिलम के अंदर जाके शिफ्ट हो गए हैं। मगर ऐसा होने के जो चांसेस है वो भी बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि इतने सारे लोगों को एक रिलम से दूसरे रिलम के अंदर शिफ्ट करने में बहुत ही ज्यादा chaos मचेगा। और सेंट्रल पेन के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि एक जगह पे बैठे हुए पूरे सेंट्रल पेन को कंट्रोल करते हैं। इस वजह से वो लोग उनकी नजरों से तो बिल्कुल भी नहीं बचते। इसी वजह से बहुत सारे लोगों को ये थ्योरी भी गलत लगती है और ऐसी सभी लोग अलग अलग थ्योरीज बना रहे थे, मगर असलियत क्या किसी को कुछ भी पता नहीं चल रहा होता है। बस चारों तरफ एक डर का माहौल था, क्योंकि उन्हें भी ये लग रहा था कहीं उनका सेक्शन भी पूरी तरीके से साफ ना हो जाए, चाहे फिर वो सेंट्रल पेन के नॉर्मल क्लैन हो चाहे फिर एंशिएंट क्लैन के लोगों, उनकी भी अभी के लिए जी फटी होती है। इसी वजह से अब बचे हुए जितने भी एंशिएंट क्लैन है तो वो अब एक दूसरे को एकदम तिरछी वजी नजरों से देख रहे होते हैं, क्योंकि एंशिएंट क्लैनों के पास ही वो पावर है जो कि इस तरीके के आतंक को मचा सकते हैं। और अभी के लिए सभी एंशिएंट क्लैनों को एक दूसरे के ऊपर शक हो रहा होता है, क्योंकि ये सभी के सभी आपस में एक दुश्मन है। भले अभी के लिए काफी फ्रेंडली रहते हैं, मगर पास में इन 8 एंशिएंट क्लैनों के बीच में बहुत ही धमाकेदार फाइट हुई थी। और ये जो फाइट हुई थी वो 2C एम्परर जेड के पीस के लिए हुई थी। और ये फाइट इतनी ज्यादा भयानक थी कि पूरे सेंट्रल पेन को तबाह कर डाला था इन लोगों ने। जहाँ पे जितने भी एंशिएंट क्लैन थे वो पूरी तरीके से ऑल आउट जाने के लिए तैयार थे, क्योंकि इन लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली थी जो 2C एम्परर जेड का पीस है उसे एक ड्यूडी के द्वारा छोड़ा गया है। अगर किसी के पास 8 टोकन होते हैं तो फिर वो लोग एक ऐसे सीक्रेट को अनलॉक कर पाएंगे जिससे वो ब्रेक थ्रू कर पाएंगे ड्यूडी के अंदर। और ये मेन रीजन था इन लोगों के बीच की बड़ी सी फाइट का। मगर उस बड़ी सी फाइट के एंड में कोई भी सिंगल सेक्शन विजेता नहीं बनती। इस वजह से जो 8 टोकन होते हैं सभी के अंदर बांट दिए जाते हैं। और अगर आप किसी को ड्यूडी के द्वारा छोड़ के उन ट्रेजर को लेना है तो फिर उन सभी 8 टोकन को आपस में कंबाइन करना होगा, तभी वो एंटर कर पाएगा लेजेंडरी लेवल ड्यूडी के अंदर। इसी वजह से अभी के लिए सेंट्रल पेन के अंदर जितनी भी एंशिएंट सेक्शन है बची हुई है वो सभी के सभी उस जेट टोकन को बहुत ही अच्छे संभाल के रखते, अपनी जान से भी ज्यादा कीमती मानते हैं। इस वजह से फ्री फोफट के अंदर वो किसी को भी इसको नहीं देंगे। मगर अभी के कुछ एंशिएंट क्लैन ऐसे भी थे जो कि अभी के दो लोगों को दोस्त ही मान रहे होते हैं। एक होता है गू क्लैन तो दूसरा होता है हून क्लैन, क्योंकि इन दोनों क्लैनों के पास ही वो पावर है जो कि किसी को कानो कान खबर ना होती है पूरे क्लैन को तबाह कर सकते हैं। मगर बाकी के जो एंशिएंट क्लैन है उनके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि भले डिक्लाइन कर गया हो मगर उसके अंदर अभी भी काफी सारे डाउशिंग लेवल के वॉरियर थे। इसी वजह से चाहे वो एंशिएंट क्लैन हो फिर चाहे वो सेंट्रल पेन के पावरफुल सेक्शन हो, सभी के पास दो ही सस्पेक्ट होते हैं, गू क्लैन और हन क्लैन। मगर अभी के लिए जो सभी का जो मेन टारगेट होता है वो होता है गू क्लैन, क्योंकि अभी के लिए जो बची हुई 6 एंशिएंट क्लैन है उनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई क्लैन है तो फिर वो गू क्लैन है, जिसकी स्ट्रेंथ सभी लोगों के सामने है। मगर ये बात की जाए हून क्लैन की तो फिर ये बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। इसकी स्ट्रेंथ के बारे में किसी को कोई भी आइडिया नहीं है, मगर सभी लोग इतना बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि अभी के लिए सबसे एंशिएंट क्लैन है। इसकी जो हिस्ट्री हो बहुत ही ज्यादा पुरानी है गू क्लैन की कंपैरिजन में भी। इसी वजह से अभी के लिए जो बाकी के एंशिएंट क्लैन के लोग हैं वो अभी के लिए नहीं जानते कि हून क्लैन आखिर में कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी मेन रूट क्या है। और अभी के लिए जो बात हो रही है 2C एम्परर जेड की एरा से भी आगे की है, जहाँ पे हर क्लैन के पास ड्यूडी हुआ करते थे और उस टाइम हून क्लैन के पास भी ड्यूडी हुआ करता था। और जब पुराने एंशिएंट क्लैनों के बीच में जब फाइट छिड़ती थी तब हून क्लैन ना जीतता था ना हारता था, चाहे फिर उनके सामने कितना भी पावरफुल सेक्शन क्यों ना आ जाए वो कभी भी नहीं हारते थे, चाहे फिर उनके सामने कितना भी कमजोर वॉरियर आ जाए तो फाइट जीतते भी नहीं थे, एकदम बैलेंस। और एक छोटी सी चीज अभी के लिए सभी लोगों के लिए बताने के लिए काफी है कि ये सेक्शन कितना ज्यादा खतरनाक है, यहाँ तक कि जो गू क्लैन है वो भी हून क्लैन के हमारे डर के मारे कांपता है, क्योंकि हून क्लैन का रौला है जो कि अभी के लिए सभी लोगों को दिखाया नहीं है उसने मगर है। इसी वजह से सभी सेक्शनों के सिर्फ दो ही टारगेट थे, हून क्लैन और गू क्लैन, क्योंकि बाकी किसी भी सिंगल सेक्शन के अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो किसी को रातों रात पूरी तरीके से खत्म कर दे। इसी वजह से जो बची हुई चारों सेक्शन होती है उनके पास भले कोई प्रूफ ना हो मगर वो इन दोनों सेक्शनों को लेकर काफी अलर्ट हो जाती है, क्योंकि अभी के लिए उन्हें इतना तो समझ में आ चुका है अभी के जो भी सेक्शन है वो अभी के 2C एम्परर जेड की पीस के लिए ये सब कर रही है। इसी वजह से अब जो नेक्स्ट टारगेट होगा उन चारों एंशिएंट क्लैन में से एक होगा, क्योंकि उनके पास भी अभी के लिए वो जेड है। इस वजह से वहाँ पे भी अभी के लिए डर का माहौल, और इसी वजह से अब वो गू क्लैन से थोड़ा सा बच बच के रहने लगे थे। और जब ये बात गू क्लैन को पता चलती है कि अभी के लिए जो बची हुई चारों एंशिएंट क्लैन है उसे एक टारगेट समझ रहे तो उन्हें भी काफी बुरा लगता है, मगर वो फालतू में अभी के लिए कोई भी एक्शन वगैरह नहीं लेते हैं, क्योंकि वो अभी के लिए बाहर आकर सभी से एक्सप्लेन करने जाते हैं तो फिर बुद्धि उनकी भी दबोची जा सकती है, इसलिए वो सभी चीजों को समय के ऊपर छोड़ देते और चुपचाप बैठ जाते हैं। और इन पे बात की जाए हून क्लैन की तो उन्हें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, जैसे पहले उनकी हरकतें थी अभी भी वैसी होती
बोलती है नो चेंजेस, क्योंकि जो गू क्लैन था वो सभी के साथ दोस्ती करके रखना चाहता था, मगर वहीं पे होम क्लैन की बात की जाए तो उसे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसे किसी से भी दोस्ती नहीं करनी थी, अगर आएगा तो गुद्दी तो वो दी जाएगी। और ऐसे जो समय होता बीतता रहता, कोई भी एक्शन वगैरह नहीं लेता है। इस वजह से जो लिंक क्लैन की गायब होने की जो न्यूज होती वो भी ठंडी पड़ जाती है। सभी लोग अब उसके बारे में भूलने लगे थे, मगर जो अभी के लिए बचे हुए एंशिएंट क्लैन होते उन लोगों के जो रिश्ते होते अब वो और भी तक खराब हो चुके होते हैं। अब वो एक दूसरे के साथ बात भी करना पसंद नहीं कर रहे थे, कोई बात सेंट्रल प्लेन के अंदर ही फैल चुकी होती है। और साथ ही जो बाकी के एंशिएंट क्लैन होते हैं उनमें से कोई भी सेंट्रल प्लेन आकर इस चीज के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। इस वजह से लोग भी इसके बारे में भूल जाते हैं। 6 महीने के अंदर ही पूरा पैकअप हो जाता है, क्योंकि सेंट्रल प्लेन के अंदर ऑलरेडी काफी सारे विवाद चल रहे थे। और ये बात की जियान की रीट्रीट की तो उसे गए हुए ऑलमोस्ट पूरे 2 साल बीत चुके होते हैं। इसी वजह से उसका जो रूम था अब वो पूरी तरीके से खंडर हो चुका था। और ये बात की जब फॉलिंग स्टार प्लेन की जो पहले जियान के टाइम पे डिसाइड हुआ करते थे अब वो बन चुके थे फॉलिंग स्टार प्लेन के बॉडी। और फॉलिंग स्टार प्लेन के अंदर काफी सारी नई नई भर्तियां भी हो चुकी थी। इस वजह से काफी सारे नए डिसेबल भी आ गए थे, और साथ ही काफी सारे नए गेस्ट एल्डर भी। इस वजह से सभी लोग जियान के बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। इसी वजह से अभी के लिए जियान जिस जगह पे कल्टीवेट कर रहा होता है सभी लोग उसी जगह को देखते रहते हैं, क्योंकि उन लोगों ने सुन रखा है जब शैंक के अंदर कोई ब्रेक तो करता है तो आसमान के अंदर जो फिनोमेना होता है वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा होता है। इस वजह से बहुत सारे लोग उसे देखना चाहते थे, और जो पुराने एल्डर थे वो जियान को लेकर डाउट करने लगे थे, मगर वहीं पे जो मास्टर थे वो इस बात को भी बहुत ही अच्छे से समझते थे, मगर वो किसी के सामने आकर इसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से जानते अपने चेले के टैलेंट को। जहाँ पर होलफसुल ने उन्हें जब कैद कर लिया तो तब वो बंदा अकेले अपनी दम पे स्ट्रॉन्ग बना और उनको छुड़ा के लाया। इसी वजह से अभी के लिए जियान की ब्रेक थ्रू करने में जो टाइम लग रहा है तो जरूरी कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनका जो चेला है वो एक ऐसा बाज है जो कि सेंट्रल प्लेन के उड़ने के लिए नहीं बना है, बल्कि वो पूरे कॉन्टिनेंट के लिए उड़ने के लिए बना है। और वो अभी के लिए जियान के रूम को देख रहे थे, तभी उनके चेहरे के ऊपर एक स्माइल आ जाती है और वो बोलते हैं जियान तुम्हें रिट्रीट के अंदर गए काफी लंबा टाइम हो चुका है, इस वजह से जल्दी से उठ जाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग वो अभी के लिए तुम्हारे ऊपर डाउट कर रहे हैं कि तुम अभी के लिए बांगशेंग के अंदर ब्रेक थ्रू करने के लिए पूरी तरीके से फेल हो चुके हो। और ये सब मास्टर बोल ही रहते तभी अचानक से उनके पीछे एक फिगर आ जाता है, और वो फिगर कोई और नहीं वो होती रानी साहिबा एक क्यून मेडुसा, जो कि 2 साल से अभी के लिए फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर है। इस वजह से उनका जो दबदबा है फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर अब वो काफी बढ़ चुका है, क्योंकि रानी साहिबा जहाँ चाहती है वहाँ पर अपना साम्राज्य बना लेती है और बनती है वहाँ की रानी। और रानी का भौकाल बढ़ाने का काम किया था मास्टर यालो ने, जहाँ पर उन्होंने फॉलिंग स्टार पवेलियन के काफी सारे एल्डर को काम पे लगा दिया होता है मेडिसिन हब्स वगैरह ढूंढने के लिए। और जब मास्टर को जो चीज चाहिए होती है वो मिल जाती, उसके बाद वो रिफाइन करते थे क्यून मेडुसा के लिए पिलो को, और जब वो उन पिलो को खाती थी तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो काफी फास्ट तरीके से बढ़ती है, और वो केवल 2 साल के अंदर ही पहुंच जाती डाउजून की पीक पर। और ये सब इसलिए हो पाया था क्योंकि क्यून मेडुसा की जो फाउंडेशन है वो जियान से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और साथ ही साथ जो क्यून मेडुसा की बॉडी है वो भी बहुत ही ज्यादा यूनिक है, क्योंकि वो एक 7 कलर की हेवी सॉइलिंग पाइथन। इस वजह से उसका जो कल्टीवेशन है वो भी जियान से अच्छा है, क्योंकि एंशिएंट बुकों के अंदर बोला जाता है जो 7 कलर हेवी सॉइलिंग पाइथन होते हैं वो किसी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान से काफी ज्यादा यूनिक होते हैं, काफी द पावरफुल, काफी द फास्ट कल्टीवेटर। इसी वजह से अगर क्वीन मेडुसा और जियान को सेम चीजें दी जाती हैं तो आज के टाइम पे जो क्वीन मेडुसा होती है वो जियान से भी ज्यादा आगे होती है, क्योंकि रानी साहब बेटर देन जियान। मगर तभी जो हमारी रानी साहब होती है वो अपनी स्पेस टंक से निकालती एक पेपर को और दे देती मास्टर को, और बोलती आया है अभी के लिए प्रोफाउंड रिवर्स अलायंस की तरफ से। जिससे उनके जो मास्टर होते थोड़े से हैरान हो जाते और बोलते क्या है, मगर तभी मास्टर उसके वर्डों को पढ़ते हैं जहाँ पर लिखा था अब टाइम है फाइनल युद्ध का। आज से 6 महीने बाद हमारी फाइट हुई फॉलिंग स्टार पवेलियन से, और तब हम में से जो फाइट को जीतेगा उसका होगा पूरा साम्राज्य। जिस उनके जो मास्टर होते सीरियस हो जाते और बोलते कि अभी के लिए लोग अपने आपे से बाहर निकल चुके हैं, अब ये सीधा फॉलिंग स्टार के हेडक्वार्टर के ऊपर हमला करना चाहते हैं। लगता है शायद ओल्ड डीमन त्यांग से अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, मगर जो हमारी रानी साहब होती है एकदम स्मार्ट होती है, इस वजह से बोलती है बात थोड़ी सी मुझे हजम नहीं हो रही है। ये अलायंस 1 साल से एकदम शांत बैठी थी, अचानक ही ऐसा क्या हो गया जो कि सीधी चिटर मुटर फाइटों को छोड़कर ये हेड ऑन फाइट करना चाहते हैं। जरूरी इन्हें कोई ऐसा तुर्का इक्का मिल गया है, इस वजह से अभी के लिए हमें भी इसको लेकर थोड़ा सा सावधान रहना होगा। ये उनके जो मास्टर होते वो भी हमें नोट कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने 1 साल पहले एक बड़े से कैंपेन को लॉन्च किया था जहाँ पर फॉलिंग स्टार पवेलियन ने उनको मार मार के भूत बना दिया था, जिसके बाद उन्होंने कोई भी चुटर पुटर भी हमले नहीं किए और शांति से जाके अपने क्लैन में रहने लगे, क्योंकि उन्हें अगर फॉलिंग स्टार पवेलियन को हराना तो फिर उन्हें हराना होगा फॉलिंग स्टार पवेलियन के चीफ को, एक लेजेंड यालो को, जो कि एक हाई लेवल के वांगशेंग है। इसी वजह से अगर माने तो सामने वाली अलायंस को 2 वांगशेंग की जरूरत पड़ेगी, वो भी हाई लेवल की। मगर अभी के लिए परफॉर्म स्काई सेक्ट के पास सिर्फ एक ही वांगशेंग है जो कि उनका चीफ है, और उनके पास जो बाकी की सेक्शन है उनके पास तो कोई भी वांगशेंग वगैरह नहीं है, बस चुटर मुटर वॉरियर पड़े पड़े हैं। और अगर सामने वाली अलायंस के पास एक वांगशेंग है तो फिर वो मास्टर यालो को बस रोक ही पाएगा, और फिर उसके बाद जो क्वीन मेडुसा और जो बाकी के लोग हैं और वो मिलकर वो पूरी अलायंस को तबाह कर देंगे। इस वजह से उन्होंने आगे चल के कोई हमले वगैरह नहीं किए थे, अचानक से एकदम से रुक गए थे, मगर सडनली अचानक ही वो एकदम फाइनल वॉर को छेड़ना चाहते हैं, और वो भी फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर आकर इतनी औकात। और जो मास्टर थे वो अभी के उस चैलेंज वाले लेटर को बार बार घुमा रहे होते, तभी अचानक से वो बोलते हैं अभी के लिए जितने भी एल्डर अभी के लिए बाहर हैं उन सभी को वापस फॉलिंग स्टार पवेलियन बुलाओ, और साथ ही अपने को जासूस भेजो परफॉर्म रिवर्स अलायंस के बीच में, और पता लगाओ कि आखिर इतने ज्यादा क्यों चक रहे हैं। जिस उनके जो क्वीन मेडुसा होती है सभी एल्डर को आदेश दे देती है, और उसके आदेश मतलब सभी को मानने पड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी सभी लोग को बता दिया गया है कि जियान ने आगे वाला फ्यूचर मतलब वो बनेगा फॉलिंग स्टार पवेलियन का लीडर। इसी वजह से जो रानी साहब है वो ऑलरेडी फॉलिंग स्टार पवेलियन की रानी है, इस वजह से ऑर्डर को फॉलो करना कंपलसरी है। और साथ ही जो
मास्टर थे वो भी तैयारियां करना स्टार्ट कर देते इस बड़ी सी वॉर के लिए। मगर तभी जो जियान का रूम होता है उसके अंदर होती है एक छोटी सी हलचल, मगर उस हलचल को कोई वहाँ पे नोटिस नहीं कर पाता है। और ऐसे जो समय होता है बीतता रहता है और फिर फाइनली वो दिन आ जाता है जब छिड़ने वाली जंग पॉलीस्टार ट्रिलियन वर्सेस प्रोफाउंड रिवर्स अलाइन। और अभी के लिए जो वॉर की न्यूज थी वो पूरे सेंट्रल पेंट के अंदर फैल चुकी थी। इस वजह से सभी लोग काफी एक्साइटेड थे इस बड़ी सी वॉर को देखने के लिए, और मैं भी इस वॉर को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एक तो हमारा जो जियान है उसे देखने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ जो आतंक मचाने वाला है, और दूसरा स्टूडियो ने जो नई टीम हायर करी वो किस तरीके की एनिमेशन हमें प्रोवाइड करवाती है। और अभी के लिए आप लोग इस बड़ी सी फाइट के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो वो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।